महाकुंभ में आ रही भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज आने वाली सड़कों पर जाम की स्थिति बेहाल हो गई है। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाली गाड़ियों की वजह से हाईवेज पर भीषण जाम लगा है। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक मैनेजमेंट करके इस स्थिति को सुधारा जाए। चित्रकूट, प्रतापगढ़, फतेहपुर, वाराणसी समेत कई जिलों से प्रयागराज आने वाली सड़कों पर आजकल ऐसा ही हाल है। बाहरी इलाकों में बनी पार्किंग पूरी तरह से भरी हुई है। यूपी सरकार पड़ोसी राज्यों से संपर्क कर भीड़ मैनेज करने की कोशिश में लगी है। ट्रैफिक में तो हम लोग कल 10 बजे से लेकर के आज सुबह 3 बजे तक रहे। रास्ते में जाम की स्थिति आई थी, रोड पे पूरा जाम था। लमसम 8 घंटे हमका लेट हुआ। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं। इस वजह से प्रयागराज से वाराणसी और सुल्तानपुर से अयोध्या जाने वाली सड़क पर भी जाम है। हालांकि प्रयागराज शहर के अंदर गाड़ियों को आने से रोके जाने की वजह से ट्रैफिक की स्थिति कुछ बेहतर है। शीर्ष 3 पदों पर बैठे नेता महाकुंभ नगर पहुंचे। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम शामिल हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाकुंभ नगर में पहुंची और आस्था के संगम में पावन डुबकी लगाई। उन्होंने गंगा पूजन किया और बड़े वाले हनुमान मंदिर के दर्शन भी किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में डुबकी लगाने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां गंगा का पूजन और आरती की। राष्ट्रपति ने लेटे वाले हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर आरती की और अक्षय वट के दर्शन किए। इसके बाद वो डिजिटल अनुभव केंद्र गईं। उनके साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर इंडियाज गॉट लैटेंट का क्लिप वायरल होने के बाद विवाद गहराया। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और समय रैना के ऊपर हुई एफआईआर। विवाद बढ़ा तो रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर आकर माफी मांग ली है। अब उनको एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस क्लिप के बाद खड़ा हुआ विवाद राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। अगर मैं वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूं उतने जोर से लगाऊंगा। रणवीर के माफी मांगने से पहले ही जिस शो में ये सब कुछ हुआ, उसके खिलाफ मुंबई के 2 वकील पुलिस के पास पहुंच गए। एक क्राइम का पार्ट है तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है, जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है। बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी एक सीमा है और ये घटना सीमा से बाहर जाने की तरफ इशारा करती है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने देश में जल्द ही राष्ट्रीय जनगणना कराने की मांग की है। सोमवार को सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना में देरी की वजह से 14 करोड़ भारतीय नागरिक मुफ्त अनाज योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. सोनिया गांधी ने सोमवार को शून्यकाल के दौरान जनगणना में 4 साल की देरी का मुद्दा उठाया और इसकी वजह से लोगों को ना मिल पा रही सुविधाओं का हवाला दिया। The National Food Security Act, NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role
in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Under the NFSA, 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to receive subsidized food grains. सितंबर 2013 में यूपीए के शासनकाल में शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बुनियाद मिली, लेकिन जनगणना में देरी से इसकी राह कठिन हो रही है। हैदराबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपने ही नाना पर 70 से ज्यादा बार चाकू से वार किया संपत्ति विवाद को लेकर। वेलजन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 86 वर्षीय संस्थापक वेलामाती चंद्रशेखर जनार्दन राव की हत्या के 3 दिन बाद पुलिस ने उन्हीं के नाती किलारू कीर्ति तेजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि तेजा ने अपने नाना पर 70 से भी ज्यादा बार चाकू से वार किए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया है। तेजा ने अपनी मां पर भी हमला किया था, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। तेजा हाल ही में अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री पूरी करके हैदराबाद लौटा था। पुलिस के मुताबिक 6 फरवरी की रात 29 साल के तेजा का अपने नाना के साथ 460 करोड़ की कंपनी में डायरेक्टर बनने को लेकर झगड़ा हुआ था। जनार्दन राव की हत्या करने के बाद तेजा ने अपने खून से सने कपड़े बदले और शहर छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कहानी उस शातिर बदमाश की है जो बरसों से खुद को भारत सरकार का अधिकारी बताकर न केवल दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था, बल्कि उसने इस जालसाजी का शिकार अपनी पत्नी को भी बना दिया। अब जब ये बदमाश जयपुर पुलिस की पकड़ में है तो शिकायतों की लाइन लग गई है, लेकिन पूरा परिवार सदमे में है। जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो सालों से फर्जी आईबी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। पकड़ा गया शातिर आरोपी श्रीनिवास चौबे बिहार का रहने वाला है और अब तक नौकरी लगाने के नाम पर 1 दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि श्रीनिवास चौबे ने ठगी के इस धंधे में अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। उसने शादी के लिए खुद की झूठी पहचान बनाई, खुद को आईबी अधिकारी बताकर बिहार में शादी की। इस शादी से 5 साल की बेटी भी है, लेकिन उसके पकड़े जाने तक उसकी पत्नी को इसके फर्जीवाड़े की भनक तक नहीं लग पाई थी। परिवार को कभी शक नहीं हो, इसलिए ये बदमाश घर पर पूरी तरह सरकारी अधिकारी की तरह ही व्यवहार करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की है जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। आरोपी का ये कहना है कि मैंने झूठ बोल के शादी की थी और किसी रिश्तेदार को, घर परिवार में किसी को नहीं पता है कि ये नौकरी नहीं करता है। अभी तक की जांच में ये सामने आया कि इसके पास एक गाड़ी है जिसे जब्त किया गया है। उस गाड़ी पे ये भारत सरकार लिखी हुई नंबर प्लेट लगा के रखता था और इसका रहन सहन उच्च कोटि का है, जिसे इसके घर पे सर्च किया है। इसके अलावा कोई चीज़ इसकी सामने नहीं आई। उत्तराखंड में पुलों की लंबाई और चौड़ाई करने के साथ भार क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिसकी कवायद तेज कर दी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के साथ इंडस्ट्री से जुड़े कार्यों के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड में 300 से ज्यादा पुलों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इससे कारोबारी गाड़ियों की ही नहीं बल्कि सेना के मूवमेंट को भी मदद मिलेगी। कि पहाड़ में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे पहले से सिंगल लेन रोड था, तो वहाँ पे पुल भी उसी कैटेगरी के बनाए गए थे। उनको बी क्लास लोडिंग कहते हैं, जिसमें ज़्यादा भारी वाहन नहीं जा सकते, नहीं क्रॉस कर सकते हैं। तो हम सड़क अगर चौड़ी भी कर देंगे तो भी अगर पुल हमारा चौड़ा नहीं है या ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं है तो उस पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती हैं। योजना करीब 1600 करोड़ रुपए लागत की है। पहले फेज में 250 से ज़्यादा पुलों पर काम किया जाएगा। 43 पुलों के उच्चीकरण के लिए डीपीआर बनाई जा रही। अल्मोड़ा जिले के 8 पुल, बागेश्वर के 10, पिथौरागढ़ जिले के 9, चमोली जिले के 4, देहरादून का 1 और पौड़ी जिले के 15 पुल शामिल है। इस प्रोजेक्ट में पुलों को क्लास बी से अपग्रेड करते हुए क्लास ए में लाया जाएगा। ए क्लास लोडिंग जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी के पुल होते हैं।
इसमें हम लोग 1.5 से 2 लेन सब सारे पुल को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहाड़ में जो बड़े गाड़ियों का मूवमेंट है या जो कोई मशीनरी ले जानी है या जो इंडस्ट्री की बात होती है या बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए एक मेजर काम होगा। हम लोग इसको जो प्लान किया हम लोगों ने। जाहिर सी बात है, पुलों की क्षमता बढ़ाने से भारी वाहनों के साथ दूसरे वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे राज्य की आर्थिक हालात पर काफी हद तक फायदा होगा। एरो इंडिया की शुरुआत आज बेंगलुरु में हुई। एरो इंडिया यानी रक्षा उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 90 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर जंगी जहाजों के हैरत अंगेज कारनामों ने लोगों का दिल जीत लिया। 5th जनरेशन के रूसी जहाज Su-57 की रफ्तार और हवाई करतब देखने लायक थे। छोटे रनवे से पलक झपकते ही हजारों फुट ऊंचाई पर कलाबाजी खाते Su-57 ने लोगों का दिल जीत लिया। रूस के लड़ाकू विमान को जवाब देने आया अमेरिकन F-35। इसकी कलाबाजियों ने भी लोगों का ध्यान खींचे रखा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी काफी नीचे उड़ान भरना। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया और आखिर में आकाश में हमेशा की तरह दिल बनाकर लोगों की वाहवाही लूटी इसी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने। भारत का ऐतिहासिक पंबन ब्रिज अब नए रूप में बनकर तैयार है। ये न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है, जो जहाजों के गुजरने पर अपने आप ऊपर उठ जाता है। ऐसे में कई सुरक्षा व्यवस्था से लैस ये यात्रियों के सफर को और ज्यादा सुगम बनाएगी। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित ये ब्रिज रामेश्वरम को मुख्य इलाकों से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई पुराने ब्रिज से अधिक है, जिससे नावों और जहाजों को अब आसानी से रास्ता मिल सकेगा। हमने इस ब्रिज को नई तकनीक के साथ बनाया है। ये पहले से अधिक ऊंचा है, जिससे जहाजों की आवाजाही और आसान हो गई है। जब कोई जहाज इस रास्ते से गुजरना चाहता है तो तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड रेलवे से अनुमति लेता है। सायरन बजते ही 5 मिनट 30 सेकंड में ब्रिज ऊपर उठ जाता है। हम खुश हैं और मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोदी जी